हेलो साथियों। स्वागत है आपका निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम बीपीएससी टीआरई 2.0 जो 14 दिसंबर 2023 को आयोजित परीक्षा में पूछे गए साइंस के 15 प्रश्नों की व्याख्या लेकर आए हैं। साथियों, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बीपीएससी साइंस के प्रश्न को कैसे पूछता है। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और अपने पहला प्रश्न को देखते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? साथियों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए कोक, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है कोल तार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोक। साथियों, कोक की बात करें तो कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। कोक जो है वो कार्बन का शुद्ध रूप है। साथियों, इसका उपयोग साथियों कोक के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जो है इस्पात निर्माण में साथियों इस्पात निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है और विभिन्न धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पे कोक का उपयोग धातु निष्कर्षण में किया जाता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है बैगनी, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला हमारा रंग जो हो जाएगा, हमारा कलर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बैगनी रंग। साथियों, बैगनी रंग की बात करें तो इसमें प्रकाश का विक्षेपण एक प्रिज्म से गुजरने पर अपने घटक रंगों में सफ़ेद प्रकाश की किरण के विभाजन की घटना है। साथियों, 7 रंगों के जो ब्रांड होते हैं उसमें स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार प्रिज्म से गुजरने पर अपवर्तित होने वाली जो हमारा रंगीन प्रकाश है वो है बैगनी रंग। साथियों, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? साथियों, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूदा मुख्य रासायनिक पदार्थ है। साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, यहाँ पे आपको पता होगा कि हम बचपन में पेंसिल से लिखते थे जो ब्लैक कलर की चलता था। और साथियों, आप लोग को पता होता है कि ग्रेफाइट में जो है उसमें जो है विद्युत धारा का प्रवाह भी होता है। तो माचिस की डिबिया जो रगड़ने वाली मौजूद जो सतह होती है उस पे साथियों ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाए। सॉरी साथियों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी फास्फोरस। सॉरी साथियों, फास्फोरस हो जाएगा क्योंकि माचिस की डिबिया की सतह पे फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। साथियों, बात करें माचिस की रगड़ने वाली जो सतह पर मौजूद रासायनिक घटक साथियों फास्फोरस में साथियों कौन सा फास्फोरस होता है? तो साथियों लाल फास्फोरस होता है। उसके बाद पोटेशियम क्लोरेट की बात करें तो माचिस की तीली में जो ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में जो एक कार्य करती है, एजेंट के रूप में कार्य करती है। उसके बाद सल्फर और बंधक लाल फास्फोरस पोटेशियम क्लोराइड के अलावा जो है कार्य करती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी फास्फोरस। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोल एल्कोहली एल्कोहली साथियों, यहाँ पे एल्कोहली कर लीजिएगा। एल्कोहली साथियों एल्कोहल से संबंधित है, एल्कोहल।
अथवा जो शराब और दवा में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सा एल्कोहल निम्नलिखित में से पीने योग्य होता है। आपके यहाँ पे ऑप्शन है ए मेथेनॉल, ऑप्शन बी है एक्सेनॉल, ऑप्शन सी है एथेनॉल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। साथियों यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हमारा जो पीने योग्य एथेन एल्कोहल है वो हो जाएगा एथेनॉल। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एथेनॉल। साथियों एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल जो है वो पीने योग्य जो होता है। एथेनॉल जो है इसका प्रयोग एल्कोहल एल्कोहल में होता है, जो उपयोग सुरक्षित है। इसका उपयोग साथियों बात करें तो सुरक्षित है और एल्कोहल पेय पदार्थों में पाए जाने वाला प्राथमिक स्तर का प्राइमरी स्तर का एल्कोहल होता है। साथियों मेथेनॉल की बात करें तो मेथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है और मेथेनॉल जो है ये अधिक साथियों मेथेनॉल की बात करें तो ये अधिक विषैला होता है। साथियों कैसा होता है? विषैला होता है और पीने योग्य नहीं होता है। एक्सेनॉल की बात करें तो ये भी विशेष रूप से एक्सेनॉल वन कुछ साथियों एक्सेनॉल कुछ जो है एक्सेनॉल जो है ये फलों में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पीने योग्य पदार्थ एल्कोहल में कौन सा है? एथेनॉल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए उसके घनत्व के संदर्भ में, ऑप्शन बी है उसके कैलोरी मान के संदर्भ में, उसकी मात्रा के संदर्भ में, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों आपको बता दें कि किसी ईंधन की दक्षता, साथियों ईंधन की दक्षता की बात करते हैं कि अगर कोई ईंधन को हम जो है जलन करते हैं अर्थात उसको जलाते हैं, जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो उसमें से जो मात्रा निकलती है तो साथियों उसकी कैलोरी मान की मात्रा निकलती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एक कैलोरी मान। साथियों किसी ईंधन की दक्षता की बात करें तो उसके कैलोरी मान पर निर्भर करती है या उसको व्यक्त भी जो है कैलोरी मान से किया जाता है। तो जब ईंधन का दहन होता है तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके गर्मी और जल वाष्प और अन्य उत्पादक उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा कैलोरी हो जाएगा। साथियों कैलोरी मान की बात करें तो कैलोरी मान दो प्रकार का होता है। साथियों आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कैलोरी मान कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का। पहला हो जाएगा सकल साथियों पहला सकल कैलोरी मान और दूसरा शुद्ध कैलोरी मान। साथियों दूसरा शुद्ध कैलोरी मान होता है। तो इस प्रश्न में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैलोरी मान। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों? साथियों यहाँ पे ऑप्शन है जस्ता टिन की तुलना में महंगा होता है, ऑप्शन बी है टिन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है, ऑप्शन सी टिन की तुलना में जस्ता अपक्रियाशील होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों आपको बता दें कि टिन की तुलना में जस्ता अधिक अपक्रियाशील होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। साथियों हम बात करते हैं विकल्प तीन टिन की तुलना में जस्ता अधिक अपक्रियाशील होता है। जो भोजन के डिब्बे में भोजन के डिब्बे में साथियों भोजन के डिब्बे में टिन टिन जो है टिन से जो है लेप लगाया जाता है। साथियों ये लेप इसलिए लगाता है कि जिंक है जिंक से, क्योंकि जिंक टिन की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होता है और जिंक जो है वो कार्बनिक अम्लों के साथ अपक्रिया करता है, जिससे भोजन खाद्य पदार्थों में जिंक या जस्ता मिलकर जो है विषैला हो जाता है। इसीलिए भोजन के डिब्बों पे जो है साथियों टिन का प्रयोग किया जाता है। साथियों आपको बता दें कि कांसा की बात करें तो तांबा प्लस टिन से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि टिन की तुलना में जस्ता अधिक अपक्रियाशील होता है।
हमारा नेक्स्ट और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई की पद्धति नहीं है। साथियों यहाँ पे ऑप्शन है ए खद्दक खंदक प्रणाली, ऑप्शन बी है चैन पंप प्रणाली, ऑप्शन सी है ड्रिप प्रणाली, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्रिप प्रणाली। साथियों ड्रिप प्रणाली की बात करें तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली पारंपरिक तुलना में एक आधुनिक प्रणाली है। साथियों ड्रिप प्रणाली जो है एक आधुनिक प्रणाली है। साथियों इसमें ड्रिप उपकरणों के साथ ट्यूबों का प्रयोग किया जाता है, ट्यूबों का प्रयोग किया जाता है और पाइपों के नेटवर्क के माध्यम से प्रत्येक पादप आधार पर सीधे जो है, जैसे कोई पौधा है, साथियों मान लीजिए ये हमारा कोई पौधा है, तो ड्रिप प्रणाली के अंतर्गत पौधे जो लाइन में कतार में लगे रहते हैं, सीधे जल उनको जो है जड़ में प्रस्तुत जल को प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे ड्रिप प्रणाली कोई पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है साथियों। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ड्रिप प्रणाली। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है मानव वृक्क की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। साथियों जैसा कि आप लोग साइंस के टीचर तो पढ़ाए होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो लगता है कि हम लोग कभी पढ़े ही नहीं है। तो यहाँ पे मानव वृक्क की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या बताएं, तो यहाँ पे एक जोड़ी हो जाएगी, एक जोड़ी होती है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाए ए हो जाएगा एक जोड़ी। साथियों आपको बता दें कि सामान्य मानव कोशिकाएं मानव शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में युग्मकों अर्थात साथियों शुक्राणु और अंडाणु अर्थात स्पर्म और ओवम को छोड़कर साथियों कुल जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं। साथियों गुणसूत्र 46 होते हैं जो कि 23 के जोड़े में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अन्य कायिक कोशिकाओं की बात करें तो वृक्क कोशिकाओं में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और इन कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्रों की जोड़ी व्यक्ति के जैविक लिंग का निर्धारण करती है। तो साथियों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि मानव वृक्क की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या तो एक जोड़ी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं मानव का कान प्रास्रव्य प्रास क्या है। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए 20 हार्टज से 20,000 हार्टज, ऑप्शन बी है 20 हार्टज से कम, ऑप्शन सी है 20 हार्टज से अधिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 हार्टज से 20,000 हार्टज। साथियों आपको बता दें कि साथियों आवृत्ति आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति एकांक समय में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या होती है। यहाँ पे आश्रव्य की बात करें तो साथियों अवसरव्य की बात करें तो अवसरव्य ध्वनियों की बात करें तो 20 हार्टज से कम होती है। लेकिन साथियों यहाँ पे अगर मानव कान प्रास की बात करें तो इसका 20 से 20,000 हार्टज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। साथियों यहाँ पे हमारा विकल्प है ए नीला प्रकाश, ऑप्शन बी है लाल प्रकाश, ऑप्शन सी है पीला प्रकाश, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीला प्रकाश। साथियों सर्वाधिक ऊर्जा जो है हमारे नीले प्रकाश में होती है। साथियों नीले प्रकाश की बात करें तो इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है, इसका तरंग दैर्ध्य 460 से 500 होता है साथियों। और उसके बाद लाल रंग के तरंग दैर्ध्य की बात करें तो यहाँ पे 620 से साथियों 720 होता है। पीले प्रकाश की बात करें
तो यहाँ पे 570 से 590 तरंग दैर्ध्य होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सर्वाधिक किसमें अधिक ऊर्जा होती है, तो नीले प्रकाश में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। साथियों यहाँ पे हमारा विकल्प है ए सल्फर, विकल्प बी है ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। साथियों यहाँ पे आपको बता दें कि पेंसिल में जो पेंसिल लेड बनाने में साथियों आपको बता दें कि ऑप्शन सी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। साथियों ग्रेफाइट जो कि एक विद्युत धारा का सुचालक है। लेड जो है पेंसिल बनाने में जो है मृदा मृदा साथियों मृदा अर्थात मिट्टी और ग्रेफाइट मृदा और ग्रेफाइट का मिश्रण करके जो है पेंसिल का निर्माण किया जाता है। लेड साथियों लेड की बात करें तो लेड की बात करें तो ये विषाक्त पदार्थ होता है और ये गंभीर जीवन घातक स्थिति से हो सकती है। लेड साथियों सीसा होता है जो हमारे पीने के पानी में अधिकतर मात्रा में जैसे बिहार पश्चिम बंगाल राज्यों में घुलनशील रहता है, जिससे उनको इटाई जैसे रोग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पेल्सिन में लेड बनाने का कार्य जो है ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट एक विद्युत का साथियों ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आहार नाल की भित्तियों के संकुचन विस्तार की गति डैश कहलाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए स्थानांतरण, ऑप्शन बी है वातपोत्सर्जन, ऑप्शन सी है कर्माकुंचन गति, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्माकुंचन गति। साथियों कर्माकुंचन गति नलिकाकार संरचना की भित्तियों जैसा कि ग्रासिका साथियों अर्थात आहार नली जो होती है, आहार नली आमाशय आंत और पाचन तंत्र के अन्य हिस्सों में मांसपेशियों के समन्वित लयबद्ध संकुचन तथा शीतलन को साथियों संदर्भित करती है। संकुचन जो होती है ग्रासिका के भित्ति में गोलाकार पेशियां अर्थात बोलस जो मुख में अंतिम उत्पाद होता है, बोलस को चबाए गए भोजन का द्रव्यमान के बाद संकुचित करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि कर्माकुंचन गति। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क के कौन से भाग जो है रक्त दाब को नियंत्रित करते हैं। साथियों आपको बता दें कि रक्त दाब बोले तो साथियों ब्लड प्रेशर जो होता है उसका नियंत्रण मस्तिष्क के कौन सा भाग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए मेरुरज्ज करोटी साथियों करोटी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है करोटी प्रामस्तिष्क, ऑप्शन सी है पोन्स मेडुला अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो साथियों आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा आंसर सी हो जाएगा पोन्स मेडुला अनुमस्तिष्क जो हमारे रक्त दाब को नियंत्रित करता है। इसमें रक्त दाब नियंत्रित करने की जो है दागराही परिवर्त सहित विभिन्न तंत्रों के माध्यम से रक्त दाब को ये लोग विनियमित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। साथियों आपको बता दें कि अनुमस्तिष्क जिन्हें सेरिब्रम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो निम्नलिखित में से सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है फिसलन,
ऑप्शन बी है रोलिंग घर्षण, ऑप्शन सी है स्थैतिक घर्षण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से एक से अधिक। साथियों यहाँ पे बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि घर्षण क्या है। साथियों घर्षण क्या है? घर्षण की बात करें तो घर्षण एक बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति या ऐसी गति की प्रवृत्ति का साथियों ये विरोध करता है। और घर्षण विभिन्न प्रकार के होते हैं और घर्षण का स्तर संपर्क में आने वाली सतह, हम किसी सतह के संपर्क में आते हैं, किसी सतह के संपर्क में आते हैं तो जो आने वाली संपर्क में आने वाली सतह है वो प्रकृति और उन्हें एक साथ दाबने वाले बल पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन रोलिंग घर्षण लोटैनिक घर्षण तब होता है साथियों जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है। साथियों कोई सतह पर लुढ़क रही है तो यह आमतौर पर फिसलने वाले घर्षण से कम होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रोलिंग घर्षण। हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, आपके करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे हमने तो साइंस का प्रश्न लिया था लेकिन यहाँ पे एक हमको प्रश्न शामिल किया गया है कि करंट अफेयर के। तो क्या कह रहा है, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? साथियों यहाँ पे ऑप्शन है के सीतारमन, ऑप्शन बी है भावेश गुप्ता, ऑप्शन सी है साजी केवी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी साजी केवी जो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये कृषि और ग्रामीण बैंक अर्थात नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। साथियों आपको बता दें कि इनकी नियुक्ति कब हुई? इनकी नियुक्ति हुई 7 दिसंबर 2022 को इनकी नियुक्ति की गई थी। इससे पहले साथियों नाबार्ड के उप प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। तो यहाँ पे नाबार्ड के अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा कौन है, तो ऑप्शन सी साजी के बी हैं। साथियों ये रहे 15 प्रश्नों के व्याख्या। अगर आपको ये व्याख्या अच्छी लगी हो तो आप लोग इससे कुछ सीख सके हो तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा। साथियों लाइक के साथ साथ अपने मित्रों साथियों भाइयों बहनों जो भी तैयारी कर रहे हो सक्षमता परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3.0 की, उनको शेयर अवश्य करिएगा। साथियों अगर चैनल पे आप लोग नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद।